नमस्कार भारत। जय श्री राम। आज हमारे साथ हैं संजय दीक्षित सर, जयपुर डायलॉग से। अक्सर आपने मुझे देखा होगा, बहुत शॉर्ट नोटिस पे संजय सर को बुलाया। पूरे हफ्ते में ऐसी ऐसी चीजें हो गई है जहां पर बात करना जरूरी था, और मैंने सोचा दर्शकों से कि संजय सर से बेहतर कुछ नहीं। एक्चुअली बुलाने के पीछे कुछ कारण था संजय सर को, वो मैं आपको अभी बाद में एक्सप्लेन करूंगा। संजय सर, पुरानी एक अताउल्ला खान जी। पाकिस्तानी गायक की नज्म थी, आया फिर ठंडी ये हवाओं का जमाना, जाग उठा दिल में वो दर्द पूरा। 1989 मुझे याद आ रहा है, मैं तो बहुत छोटा था। क्या हो रहा है कश्मीर में? आपने जब बुलाया उस समय में एक आज बहुत दिनों बाद एक आर्टिकल लिख रहा था, और वो आर्टिकल सीक्वल था मेरी पुस्तक अनब्रेकिंग इंडिया का। क्योंकि आपने यदि वो पुस्तक पढ़ी है तो उसमें मैंने भूरी भूरी प्रशंसा की है 370 हटाने के कदम की, क्योंकि मैंने उसको एक प्रशासनिक कदम नहीं मान के उसको मैंने एक नैरेटिव बिल्डिंग का, एक सिविलाइजेशनल नैरेटिव क्रिएट करने का, पाकिस्तान के एक नैरेटिव को ध्वस्त करने का एक कार्यक्रम माना। उसकी इतनी महत्ता है। और अंत में उसमें उसमें अवश्य ये कहा है कि भाई फॉलोअप बहुत आवश्यक है। ये आपने एक डी जूरे आपने एक स्थिति क्रिएट कर दी है जिसमें आपने उसको इंटीग्रेट कर दिया है अब। और जो पाकिस्तान का जो नैरेटिव था नया मदीना का, ग़ज़वाए हिंद का, कि मदीना से वापस मक्का को कैप्चर करना है, उसको आपने बिल्कुल एक एग्जिस्टेंशियल धक्का दिया है। जिसको बोलते हैं कि उनकी पूरी जो है ना एक जीवनी आपने खींच ली है, जो उनके प्राण आपने उसमें से निकाल लिए। लेकिन वो फॉलोअप जो है वो CAA के बाद, शाहीन बाग के बाद वो डिरेल हो गया। क्यों हुआ ये मेरे विचार से इसको और भी काफ़ी समय लगेगा। ये ऐसा क्यों हुआ कि वो होम मिनिस्टर जो इस प्रकार के निर्णय ले सकता है वो अचानक पंगु क्यों हो गया या कर दिया गया, ये तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन लेकिन एक जो उसके इफ़ेक्ट्स जो हैं, उसके जो प्रभाव हैं, वो हमें सामने दिख रहे हैं। 1 मिनट में कंप्लीट कर लो। और जो मुख्य कारण उसके हुए हैं उसको हम बताएं आपको कि आप 370 हटाने के बाद में अब यदि आप यह आशा करें कि आप उन्हीं अलगाववादी ताकतों को वापस संतुष्ट करने में, वापस उनका तुष्टीकरण में यदि आप लग जाएंगे और उसके बाद आप यह आशा करेंगे कि जो परिणाम हैं वो कुछ अलग होंगे, तो मैं मानूंगा कि ये तो एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसी ही बात होगी। और जो हमने देखा है जम्मू कश्मीर में, जिसके बारे में मैं अपने चैनल पर लगातार बात कर रहा हूँ और प्रबुद्ध लोगों से बात कर रहा हूँ, जिसमें जावेद इकबाल शाह जैसे लोग हैं, जो आप जानते हैं कि बिल्कुल महबूबा मुफ्ती जी पहले उनकी बेगम थी, जी। और डॉक्टर अजय चंगू जैसे लोग हैं, अंकुर शर्मा जैसे लोग हैं। मतलब जम्मू कश्मीर के हर, जम्मू को रिप्रेजेंट करने वाले, कश्मीरी पंडितों को रिप्रेजेंट करने वाले और कश्मीरी मुस्लिम को रिप्रेजेंट करने वाले हर प्रबुद्ध तबके से जो मैं बात कर रहा हूँ, उसका निष्कर्ष यही निकल रहा है कि भारत सरकार ने, जम्मू कश्मीर सरकार तो भारत सरकार ही है, बिल्कुल बिल्कुल। कि भारत सरकार ने जो भारत के समर्थक हैं, चाहे वो जम्मू में हो और चाहे कश्मीर में हो, ठीक है। उनको उसी तरह से अबैंडन किया जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकारों ने किया था। और उन्होंने उसी इस्टेब्लिशमेंट को, आपने जमात इस्लामी को बैन कर दिया, लेकिन
वहाँ का पूरा एस्टेब्लिशमेंट जमात इस्लामी ने क्रिएट किया हुआ है, उसको ओवर ए पीरियड ऑफ 50 ईयर्स। ट्रू। दूसरी बार शेख अब्दुल्ला को लेके आए हैं 70 के दशक में, उसके बाद से वो लगातार एक्टिव है। बिल्कुल। यहाँ तक कि कौन थे गवर्नर जिन्होंने कहा था कि साहब मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरी सेक्रेटेरिएट में 90% लोग जो हैं वो तो जमात इस्लामी के मेंबर हैं। जमात इस्लामी कौन, जिसने हुर्रियत की रचना की। बिल्कुल। और आप ये सोचें कि वही वाली बात है जो मेरे ख्याल से आइंस्टाइन ने कही थी कि आप बार बार वही काम करें और ये सोचें कि परिणाम कुछ और आएगा, तो ये पागलपन है। तो इन्होंने उसी प्रकार से जिहाद को वापस, जिहाद का तुष्टीकरण करके, जिस तरह से पहले सरकारें चलाया करती थी कश्मीर को जिहाद का तुष्टीकरण करके, इन्होंने सोचा कि हम पुनः जिहाद का तुष्टीकरण करके इसको चला लेंगे। ऐसे नहीं होता। बिल्कुल। आप काम वही करें। आप कहें कि साहब कि मैं तो जाऊंगा दिल्ली से और जयपुर के रास्ते पर जाऊंगा, मैं बार बार गाड़ी गुजरी जाऊंगा दिल्ली से जयपुर के रास्ते पे, लेकिन मैं पहुंच जाऊं लखनऊ, ऐसे तो होगा नहीं। ऐसा तो होगा नहीं। बिल्कुल। आज आपके 2 ट्वीट देखे सर। जी। एक ट्वीट में दर्शकों को दिखा दूं, और देखिए ट्वीट तो सभी करते हैं, लेकिन इस ट्वीट के पीछे जिस प्रकार से आपने टैग करके एक जो वेदना है, और इसके पीछे का मेरी आंखें भर आई थी लिटरली जब मैंने इसको पढ़ा था पूरा। और जो हालात हैं संजय सर, क्या सरकार समझना ही नहीं चाहती है इस हकीकत को कि चाहे आप लाख कोशिश कर लें, मगर ओसामा बिन लादेन से, अब तो वो नहीं रहा, पर अगर वो होता और आप उससे बात करते, देखिए ऐसा है कि हिंदू धर्म बहुत अच्छा धर्म है, आप वापस क्यों नहीं आते? अल्टीमेटली वो तो जिहाद ही करता। तो आप ओसामा बिन लादेन नहीं रहा, लेकिन जैसे आपने कहा जमाते इस्लाम, जमाते उलेमा और ये सब तमाम लोग जो हैं, जो इनसे ये डायलॉग करने का प्रयास कर रहे हैं, और जो आपने उदाहरण दिया कि आप जाए जयपुर के रास्ते और सोचे कि मैं किसी तरह लखनऊ पहुंच जाऊं, तो ऐसा तो है नहीं कि इनके पास वो ब्रेन ही नहीं है, या फिर ऐसा है कि कहीं भाजपा या फिर आला कमान को कोई खास फंडिंग की तो फिक्र नहीं है, या फिर कहीं उस रूट से कुछ ऐसा तो नहीं आ रहा है? क्योंकि यह संभव है, जो बात आप मुझे समझा रहे हैं, मेरे दर्शकों को समझा रहे हैं, और सीधी सिंपल भाषा में समझा रहे हैं। एक गोलगप्पा वाला क्या बिगाड़ सकता था? दलित जाति का था, पासवान था, बिहारी था। तो मेरा ये मत सोचिएगा पर्सनल टच है, लेकिन हाँ वो फीलिंग तो आती है कि भाई अगर बिहारी वहां जाके व्यापार नहीं कर सकता, ये बात तो क्लियर और एस्टेब्लिश कर दी वहां के टेररिस्ट कि आप ये नहीं कर सकते, तो धारा 370 35 से रहे ना रहे उससे क्या फर्क पड़ता है? थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, और उस ट्वीट के पीछे का। आप वही कह रहा हूँ आपको कि आप खाली एक कानून बदलने से स्थिति बदलने में सहायता मिल सकती है, लेकिन कानून बदलने से और बाकी कुछ और न करें आप, उससे स्थिति नहीं बदलेगी। कि आपने कानून तो बदल दिया, ठीक है। लेकिन कानून बदल के आप बैठ गए कि साहब कि हाँ बस अब तो हो गया, अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और खुद को शाबाशी देने लगे, और आपने 15 अगस्त को सब जगह झंडे फहरवा दिए। ये नहीं सोचा कि इस 15 अगस्त को आप झंडे फहरवा देंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि आप तो इसी पूरी की पूरी स्टेट को वापस इन्हीं लोगों को हैंड ओवर करने के इरादे से स्टेट में इलेक्शन करवा रहे थे ना। हम्म। वो तो अगर हम लोगों ने हल्ला नहीं मचाया होता उस बिल्कुल। समय, तो आप ये देखिए कि जयपुर डायलॉग्स पे जावेद इकबाल शाह, अंकुर शर्मा, डॉक्टर अजय चुंगू, सब लोगों को बुला के मैंने उस समय करवाया। तो अब जो भी हुआ, मैं क्रेडिट ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ, ये तो आप लोग तय करें, लेकिन ये अवश्य है कि उनको अपने कदम पीछे खींचने पड़े। हम्म। वरना जो हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई थी, जिन लोगों को साथ में बुलाया गया था,
और जिन लोगों को पूरा तुष्टीकरण करके बुलाया था, महमूदा मुफ्ती को छोड़ के, और महमूदा मुफ्ती आ जाएं उस मीटिंग में, उसके लिए जो उनका जो सबसे बड़ा हवाला कारोबारी था उसको छोड़ दिया गया था। तो ऐसा तो नहीं है कि जो जम्मू कश्मीर में रहते हैं लोग वो नहीं समझते हैं। जब ऐसा होता है तो वो सारे लोग जिन्होंने पहले इस तरह की हरकतें देखी हैं, उन्होंने देखा है कि किस तरह से भारत के राज्य ने, जिन्होंने कश्मीर भारत को वापस ला के दिया, वही इख्वान, जो काउंटर इंसर्जरी मूवमेंट जो भारतीय सेना ने बहुत सफलतापूर्वक वहाँ पे चलवाया, और जो इख्वान थे जो भारत के साथ जुड़ के, और जिन्होंने डायरेक्ट यहाँ इंटेलिजेंस सप्लाई की और उनको डायरेक्ट टेक ऑन किया, भारत के राज्य ने उनको किस तरह से अबैंडन किया, ये कश्मीर की जनता भूली तो नहीं है। तो इसलिए, और वो कब हुआ? जब आपने उसको फिर से हैंड ओवर कर दिया फारूक अब्दुल्ला को। आपने तो सर मैंने जो सवाल शुरू में किया था, तो फारूक अब्दुल्ला को हैंड ओवर करने के बाद जो इख्वान का हाल हुआ, और जो इस तरह से कुका पारे की हत्या बाद में अंततः हुई, तो जब कुका पारे मारा जा सकता है तो बाकी और कैसे सुरक्षित होगा? और कुका पारे क्यों मारा गया जनता वहां जानती है, क्योंकि भारत के राज्य ने यही जो ये डबल खेलने वाले जो सारे के सारे वहां के एक्टर हैं, चाहे अब्दुल्ला हो, चाहे मुफ्तीज हो, चाहे जो, इन्होंने फिर उन्हीं के माध्यम से कश्मीर को नॉर्मलाइज करने का प्रयास जैसे ही आरंभ किया, तो जो भी भारत के हित के लोग थे वो सब पीछे खिसक गए। उनका बस अब कज़ा आने वाली है, क्योंकि ये फिर जयपुर के रास्ते पे चल गए हैं। जाना इनको लखनऊ है और चल दिए फिर से जयपुर के रास्ते पे। जाना इनको लखनऊ है, चल दिए जयपुर के रास्ते पे, संजय सर, हर बार की तरह। लेकिन अब इसका मैसेज क्या जाता है? ये जो हुआ है, सुपिंदर कौर की बड़ी बात हो रही, एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है, जय भीम जय मीम, अब तो जय सिख भी हो रहा है, वहां पे साथ में खालिस्तान भी मांगे जा रहे हैं, और यहाँ पर इन्होंने एक मुस्लिम बच्ची को ही गोद दिया था। इस पूरी कहानी से बताइए हमारे दर्शकों को शिक्षा क्या मिलती है? ये तो बहुत गलत काम किया था। यदि आप मुस्लिम बच्ची को गोद लेते हैं तो ये तो इस्लाम के खिलाफ का काम है। अब इनको यही नहीं पता था। आप सोचिए, आप इतने सबके बीच में रह रही हैं, इनको ये नहीं पता कि इस्लाम में गोद लेना हराम है। जयपुर डायलॉग नहीं देख रही थी, जयपुर डायलॉग्स नहीं देख रही थी। अब मुझे हंसी आती है कि आप लोग कम से कम समझ सकते हैं कि भाई आप ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हैं जहां आप ओपनली नहीं बोल सकते, लेकिन समझ तो सकते हैं ना। अब वो बिंदु साहब की लड़की बोल रही थी कि कुरान में लिखा है कि साहब कि आप बॉडी को मार सकते हो, रूह को नहीं मार सकते। कहाँ, कौन सी कुरान पढ़ ली इस बिटिया ने? उसकी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ, वो बात अलग है, लेकिन ये कौन सी कुरान है जिसमें ऐसा लिखा हुआ है? तो इस तरह की बात आप ओपनली करोगे तो फिर तो ये कुफ्र बकना हुआ। अब सीधी सी बात है कि लोगों को अभी तक ये समझ में नहीं आया, जैसे कुछ और मैंने और किसी को सुना था कि भाई हमारी क्या गलती थी। तुम्हारी बहुत बड़ी गलती थी। कुरान कहता है, बिल्कुल स्पष्ट है, कहीं कोई किसी तरह का कोई कंफ्यूजन जो है वो किताब वालों को नहीं है। और ख़ास तौर से जो निज़ाम मुस्तफ़ा पूरी दुनिया में चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? वो इसलिए थोड़ी चाहते हैं कि उनको बहुत कोई प्रॉस्पेरिटी लानी है, बहुत तरक्की करनी है, कि बहुत एक अच्छी दुनिया बनानी है। उनको निज़ाम मुस्तफ़ा लाना है कि जब तक सारे लोग मुसलमान नहीं बनेंगे तब तक वो दुनिया को ख़त्म नहीं कर पाएंगे, तब तक आखिरत नहीं आएगी। ये फंडामेंटल है इस्लाम का। इट इज़ अ नाहिलिस्टिक फिलॉसफी, डेथ कल्ट। इट इज द फिलॉसफी ऑफ अ डेथ कल्ट। तो फंडामेंटल एक बार आपकी चैनल पे आया हूं, फिर से समझा दूं फंडामेंटल क्या है, संदर्भ सहित समझा देता हूं। कुरान अल बकरा 254 2.254 क्या कहती है?
अल काफिरून हुमु अल जालिमून, काफिर ही जालिम है। अच्छा। क्यों है अभी बताता हूं। हम्म, फिर सूरत लुक़मान की 13वीं आयत 31.13 क्या कहती है? वो एक कहती है कि शिर्क जो है वो जुल्म है। ठीक है। ये दो चीजें समझ गए आप अच्छी तरह से? दो चीजें समझ गए। हम्म? अब वो ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि यह जुल्म हम लोग लगातार करते हैं, क्योंकि हम अल्लाह से जंग लड़ते हैं। ओके। हम अल्लाह से जंग क्यों लड़ते हैं? अब ये सब। क्योंकि अ, क्योंकि किताब के अनुसार जो स्कीम ऑफ राइट्स है इब्राहिमिक रिलीजन में, वहाँ इब्राहिमिक में आपके बाइबल में आपको डिवाइन राइट्स थ्योरी मिल जाएगी। बिल्कुल। यहाँ पर अल्लाह के राइट्स हैं, राइट्स ऑफ अल्लाह, अच्छा। वो सबसे ऊपर है, नंबर 1। उसके बाद फिर बाकी आपके फिर बाकियों के राइट्स आएंगे कि राइट्स ऑफ दीन, राइट ऑफ बाकी सारे राइट्स हैं उसके नीचे, और ह्यूमन राइट्स तो बहुत नीचे। क्योंकि आप पाकिस्तान का संविधान भी अगर किसी ने पढ़ा हो तो सबसे पहले क्या शुरुआत कैसे होती है? The sovereignty of this universe lies in the Almighty Allah. ये मजाक नहीं है, ये सीरियस चीज है भाई। नहीं, मैं चीजें समझ रहा हूँ, आपको लेकिन आपको हंसी आ रही? मुझे इसलिए हंसी आ रही है सर। दो सवाल में, एक तो आप पहला अपने निवेदन है। आपने आपने पूरा कर लेनी, देखिए इसको समझने की जी। आवश्यकता है। जब तक आप समझेंगे नहीं दर्शक, तब तक ये नहीं समझ पाएंगे कि साहब की ये जो सवाल बार बार आता है कि आप हमने इनका क्या बिगाड़ा था, ये हमसे क्यों घृणा करते हैं। ये मैं आपको समझा रहा हूँ। और कश्मीरी पंडितों के संदर्भ में एक और बात कहूंगा जो मुझको डॉक्टर अजय चुंगू ने बताई थी, वो समझ जी। के आपके होश उड़ जाएंगे। अ, तो अल्लाह के राइट्स हैं, अल्लाह के 3 विशेष राइट्स हैं। नंबर 1 ये उसका ये राइट है कि अकेले उसकी इबादत की जाएगी, न केवल उसकी, अकेले उसकी इबादत की जाएगी, अल्लाह का अधिकार है। अच्छा। है आप उसके गुलाम रहेंगे, ये अल्लाह का अधिकार है। अच्छा, ठीक है। और तीसरा ये है कि आप उससे डरेंगे, ये भी अल्लाह का अधिकार है। अच्छा, डरना भी है। हाँ। अब सारे के सारे जो काफिर हैं और ख़ास तौर से जो मुशरिक हैं, तो वो तो रोज़ अल्लाह के अधिकार का वायलेशन करते हैं, इसलिए वो अल्लाह से जंग करते हैं। अल्लाह से जंग करने का क्या इनाम है? कत्ल करना पड़ेगा, वाजिबुल कत्ल। वाजिबुल कत्ल हो जाता है। 5.33 पढ़ लीजिए। तो ये तो बेसिक फंडामेंटल है, अच्छी तरह से सब लोग समझ लें। और आपको ये और मैं बता देता हूँ कि जब कश्मीरी पंडित 1989-90 में कश्मीर छोड़ के चले गए थे, तो बाकायदा मौलानाओं की मीटिंग हुई थी और उसमें ये कहा गया था कि ऐसा करके कश्मीरी पंडितों ने हमारे खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। अच्छा। समझ में तो आया? हाँ सर, मुझे तो समझ में आ गया, मेरे दर्शकों को भी समझ में आ गया। अहमद शाह अब्दाली की टीम जो है आसपास जो घेरी हुई है। सर, पहले एक सवाल जो है मेरे दर्शक का है वो भी लूंगा, लेकिन आपसे दो निवेदन है। जो ये आप फतवाए आलमगीरी का ट्रांसलेशन कर रहे हैं, जिसकी भी फ्यूचर में सरकार हो सर, ये तो हम भविष्य के गर्भ में ये सवाल छुपे हुए कि कौन होगा जब तक ये कंप्लीट होगा, एक मुश्किल टास्क आप कर रहे हैं। मैं चाहता हूं पीएमओ में और एचएमओ में इसकी कॉपी जरूर आप भेजो। उससे क्या फायदा? बेसिक्स जब तक नहीं समझेंगे तो उसको पढ़ के क्या कहेंगे? कहेंगे साहब ये तो सच्चे मुसलमान तो ऐसा करते नहीं। टेरर हैज नो अच्छा, रिलीजन। हाँ, फंडामेंटल उनको पता नहीं है। तो टेरर साहब हैज नो रिलीजन। तो तो जब सर वो टेरर जो का कोई रिलीजन ही नहीं है,
तो फिर हम तो के पूछते रहते हैं कि जब टेरर का रिलीजन नहीं है तो फिर इनको दफनाते क्यों? हाँ, ये भी सही है। बगैर मतलब जमीन क्यों खराब करते हो भाई? इनको लेकिन जलाओ। संजय सर, आप फंडामेंटल वाली भी कॉपी भेजवा दिए। एक जो फंडामेंटल है पहले उसको भी पढ़ने के लिए बोल दीजिए, क्योंकि पहले इसको नहीं पढ़िएगा तो प्रधानमंत्री जी आपको समझ में नहीं आएगा। अब एक सवाल लेते हैं। आप वो ट्वीट में दिखाने ही वाला था लेकिन दर्शक मुझसे पहले एक्चुअली कर गया। आ, आपने एक आज ट्वीट किया है सुबह में कि ये अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती को कोई गोली, ये तो ट्वीट नहीं किया था संजय सर ने, लेकिन ये कौन फोटो सा एक लिखा? ट्वीट किया था। न्यायाधीश की साख पे जो है, कल एक्चुअली एक एपिसोड भी हुआ था, उससे रिलेटेड शायद ये प्रश्न कि मुझे ध्यान नहीं आ रहा मैंने कौन सा फोटो ट्वीट किया। मैं तो 2 ही ट्वीट किए आज एक सवेरे आपने से। हाँ बहुत सारे किए हैं, वो आरटी नहीं, में नहीं, मेरे 2 ही लिस्ट 2 में। ट्वीट जो है मुख्य जो 2 ही 3 किए हैं, ऐसे तो कोई खास किए भी नहीं। हाँ, तो दूसरा ट्वीट आपने ये किया था, और ये भी बढ़िया ट्वीट था, क्योंकि इनको भी जरूरी है समझाना। बेसिक रिसर्च जो है, ये वाला ट्वीट भी जरूरी था। तो फंडामेंटल की एक कॉपी कहिएगा तो आपके थ्रू मैं भिजवा देता हूँ प्रोफेसर साहब को, ये तो बिहार में ही रहते हैं। अच्छा है कि इजी रहेगा, थोड़ा मिलकर समझा अब देना। ये कुछ कर नहीं सकते ना, इनको तो डीएनए थ्योरी डिफेंड करना लाजमी है, तो क्या करें बेचारे? कर रहे हैं डीएनए थ्योरी को डिफेंड। अच्छा, कूल रूट कह रहे हैं संजय सर और अभिषेक सर, नमस्ते। जब तक हिंदू हीन भावना से ग्रसित रहेंगे तब तक ये ठोके जाएंगे, शस्त्र उठाना पड़ेगा, शांति का नवरात्रि चल रहा है मेरे भाई। ये तो संजय सर जवाब दे देंगे इसका। ये तो आ, शस्त्र उठाने तो भाई सारी देवियां जो है अस्त्र शस्त्र से लैस हैं, कहाँ हम्म, समस्या है उसमें? लेकिन मैं लेकिन उनका सर, क्या करूं जो कहते हैं कि साहब की देखिए हम तो अनाथ मुस्लिम लड़की को गोद लिए थे। अब ये उनको नहीं पता जिसने अनाथ मुस्लिम लड़की को गोद लिया था कि ये तो बहुत बड़ा कुफ्र हो गया। आप फंडामेंटल गलती। फंडामेंटल है, और इस्लाम में तो अलाउड ही नहीं है कि आप गोद लें। आपने उसको गोद लेके आपने एक मुस्लिम को काफिर बनाने की गुस्ताखी की, तो इसलिए तो आपकी सजा मुकर्रर हो गई, यहाँ भी और आगे भी। यहाँ भी और आगे भी। संजय सर, यहाँ से वो इम्पोर्टेंट सवाल राइज होता है कि चलिए मीडिया तो बात नहीं करेगी, ठीक है, जयपुर डायलॉग्स पे कल आपने इसी मुद्दे से रिलेटेड शो किया भी था। मुझे इस बात से कभी फर्क नहीं पड़ा कि मीडिया क्या बात करती है, लेकिन इस देश के चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता हो, इतनी तो उनके अंदर पता होगा, दिमाग होगा कि हम सत्ता में तभी रहेंगे जब कुछ हिंदू जीवित रहेंगे। 303 सीट लेके आए हैं भाई, और इनको इतना तो पता होना चाहिए, फीडबैक जो भी टीम देती होगी कि आपको किसने वो वो जो सेम डीए फीडबैक वाले। देने वाली टीम है वो कहाँ है पिछले 3 दिन से? यही तो पिछले प्रश्न है। पिछले जब से ये लखीमपुर कांड हुआ, वो कहाँ है वो? यही तो सर सवाल है कि ये लोग हैं कहाँ पे। मतलब हम बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, और उनमें से कोई भी उस आईटी सेल का हिस्सा तो नहीं। ना, जो जो आईटी सेल का हिस्सा है वो क्या बोल रहे हैं? नहीं, उनके पास तो दो तरह के जवाब होते हैं सर, क्योंकि मैं जमीन पे हूँ, और कल एक आपको जमीन का वीडियो लोकेश हमारे लिए जो काम कर रहा है वो मिल जाएगा। हम्म, दो बात बोलते हैं, माननीय मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी के नेतृत्व में हम 350 सीटें 2024 में लेके आएंगे, ये रटा रटाया बात। लेकिन उससे सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। जो आपने फंडामेंटल की बात की कि हमारी गलती क्या है, सब कुछ आंखों के सामने है। चाहे आप तालिबान लीजिए, या फ्रांस का उदाहरण लीजिए, या ब्रिटेन का लीजिए, या 9/11 लीजिए, 26/11, सब कुछ आंखों के सामने है। और 89 वाला उदाहरण है, या भी जो कुछ हुआ, तो जब पता ही है कि जयपुर के रास्ते से मैं लखनऊ नहीं पहुंचूंगा, ये बार बार सरकार अपनी गाड़ी को जयपुर ले क्यों जा रही है, ये मेरा सवाल। एक सवाल ये भी ले लीजिएगा, नहीं ये सवाल तो नहीं है। हठयोग में जब तक मनुष्य नगर रूपी शरीर में 9 द्वारों को नियंत्रण, इनकी इनका इनका लिखने का जो है ना, अलग ही स्टाइल होता है। बिल्कुल साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक हठयोगी हैं हमारे पास वैसे तो, योगी हाँ आदित्यनाथ जी, तो निश्चित रूप हाँ से सर। हठयोग के अच्छे निष्पादक हैं। हम उनसे ये अपेक्षा कर सकते हैं कि वो
जो आप चाह रहे हैं वो करें। लेकिन सवाल तो वही है सर, ये जयपुर कहे जा रहे हैं, आपसे मिलने जा रहे हैं। आप फंडामेंटल जानना चाहते हैं फिर से, क्योंकि मैं क्या है, मैं फंडामेंटलिस्ट हूँ। हर प्रश्न में मैं फंडामेंटल पे जाने का प्रयास करता हूँ, इसलिए मैं फंडामेंटलिस्ट हूँ, डिक्लेयर्ड, मुझे कोई इसमें नहीं कहना ठीक नहीं। है, वो तो खैर आपके फॉलोअर्स आपको जानते भी हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये सरकार मान क्यों नहीं रही कि उसको जाना लखनऊ के पास है और वो बार बार गाड़ी घुमा रही है जयपुर की तरफ? इसका तो देखिए, सॉल्यूशन उसके उसके मूल में आरएसएस द्वारा प्रतिपादित सप्त सिद्धांत हैं। ये बताइए सर। वो सप्त सिद्धांत आरएसएस ने 90 के दशक में, जब 92 में, उस समय अशोक सिंघल जैसे मूर्धन्य नेता थे, तो उनके सहयोग से ये कार्य हो गया। वरना जो आजकल की जो आप देख रहे हैं ना, आरएसएस की, वीएचपी की, जो है, इनके किए कुछ नहीं होता। हाँ डीएनए पूजा पद्धति सेम है, अलग हाँ, अलग है तो क्या हुआ। तो वो इनके किए। तो वो 92 में जब वो कार्य हो गया, तो जैसे आपने देखा होगा कि 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद में ये पूरी तरह से डिफेंस में चले गए। और उस समय भी ये कहते थे कि भाई हम बेहतर सेक्युलरिस्ट हैं, ये नहीं कहते थे कि साहब कि हम धार्मिक हैं। तो उस समय भी इनकी डिफेंस ये होती थी कि हम असली सेक्युलरिस्ट हैं, सेक्युलरिस्ट हम भी हैं, लेकिन ये नकली हैं, हम असली हैं। अच्छा। तो खैर उस समय तो फिर दीनदयाल उपाध्याय जी जैसे लोग आ गए, तो उन्होंने काफ़ी कुछ ठीक ठाक किया, तो दीनदयाल उपाध्याय जी की तो हत्या हो गई। तो उसके बाद फिर हमारे असली सेक्युलरिस्ट अटल जी आ गए। तो हाँ और 92 के बाद में इनको बड़ी हीन भावना हुई कि साहब देखिए कैसा गलत काम हो गया हमसे। अडवाणी जी ओहो। ने तो कह ही दिया था, अडवाणी जी ने तो कहा हाँ था कि उन्होंने आप तो रिकॉर्ड पे है कि ये मेरे जीवन का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन है। वो वो तो दिन जिन्ना को भी सेकुलर। जो जो पूरे भारत के लिए, जो कर्म का पूरे विषय था। भारत के लिए एक गर्व का दिन है, गर्व का विषय है, एक जिसको कहते हैं एक रोमांच से भर जाने का विषय है, वो उनके लिए उनके जीवन का सबसे लज्जित होने का दुर्भाग्यपूर्ण। दिन था, दुर्भाग्यपूर्ण दिन था। तो उसके बाद जो है इन्होंने एक बिल्कुल एक डिफेंसिव एटीट्यूड लेके और एक सप्त सिद्धांत सूचित किए, और वह सप्त सिद्धांतों से अभी तक मुक्ति नहीं मिल पाई है। अ, हमने लगातार इस पर कार्यक्रम कर रहे हैं और करते रहेंगे जब होना भी तक चाहिए। कि, क्यों, तो इसलिए करेंगे क्योंकि इनका जो अधिकारी वर्ग है वो 1% है, वो अलग तरह से सोचता है आरएसएस का, और इनका जो स्वयं सेवक है जो हमारे आपके साथ रहता है वो 99% है, वो अलग तरह से सोचता है। बिल्कुल। और अनुशासन के नाम पर ये 1% जो है इन सप्त सिद्धांतों को 99% के ऊपर लादते हैं। तो हमें 99% को जागरूक करना है। और जो संघ की पुरानी पद्धति होती थी कि जो नीचा वाला कहता था वो ऊपर वाले को उसका उस हिसाब पालन से करना। कार्य करना पड़ता था। पालन नहीं करेंगे, लेकिन हाँ ये कहेंगे कि उसको उन्हें अपने उसको उन्हें अपने दिमाग में रखना पड़ता था। आज की तरह नहीं है कि ऊपर से डीएनए सिद्धांत, चाहे कितनी मूर्खता की बात हो, लेकिन डीएनए सिद्धांत। सर आपकी एक और फैन है इतना पूर्णिमा चौधरी जी, उन्होंने नया नाम दिया है आरएसएस को, रसूल सेवा संगठन। रसूल सेवा संगठन नहीं है, वो देवबंदियों के प्रभाव में। रसूल सेवा संगठन तो बरेलवियों का हो गया। आपको थोड़ा वो जो आपके हैं फंडामेंटल। नुआंसेस समझने पड़ेंगे। हाँ। क्योंकि ये वहीदुद्दीन खां से प्रभावित है। वहीदुद्दीन खां का बेटा जो है, उसके ट्वीट्स देखा कीजिए, मैं उसको फॉलो करता हूँ। वो जो उसका बेटा है, वो अपने पिताजी का जो असली उनका जो मंतव्य है वो प्रकट करता है। क्योंकि पिताजी को उन्होंने पद्म भूषण भी दे दिया, पद्म विभूषण भी दे दिया, यही। लेकिन जो जफरुल इस्लाम खान है वो तो वही कहता है जो है। तो ये सप्त सिद्धांत जो हैं वो इस प्रकार से हैं, मैं आपको बता दूं। उसमें से सातवां तो प्रासंगिक, सातवीं अष्ट सिद्धांत है। और मैं सप्त अच्छा। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आठवां जो है वो अब अप्रासंगिक हो गया है। अच्छा।
8वां सिद्धांत था कि किसी विवादित स्थान पर दी हुई नमाज जो है वो अल्लाह को स्वीकार नहीं है। बताइए अभी कोई किसने समझाया है? कौन है यार ये बनारस और मतलब मथुरा में हम क्या मजाक कर देख रहे हैं क्या? फिर विवादित की बात करते हैं। खैर वो तो आपने सही कहा, ये अप्रासंगिक है। प्रासंगिक हो गया क्योंकि अब तो वो हाँ हमारे पास आ गई, लेकिन इनके हिसाब से तो नहीं आनी थी। हाँ, इनके साथ तो नहीं है। ये इसी प्रकार से दिल जीतते रहते हैं, जबकि दिल जीते जाने का कोई स्कोप ही नहीं है इस्लाम में। अगर ये हुदैबिया की संधि पढ़ लेते तो समझ में आ जाता। कल हमने एक प्रोग्राम किया डॉक्टर अजय चुनकू के साथ में, लोग सुन लें, जी जी। तो उसमें देखिए इसी पूरी विवेचना की हुई है। तो ये जो सप्त सिद्धांत जो बचे हुए हैं वो ये है कि सबसे पहला जो है वो ये है कि यदि जीसस और मोहम्मद को भी 33 करोड़ देवी देवताओं के साथ जोड़ दिया जाए तो इसमें क्या नुकसान है? पहला। सर, दर्शकों सुनते रहिएगा, आज पोल टिप्पणी खुल रहा है। टिप्पणी बाद में दे दीजिए। हम्म। फिर दूसरा है कि साहब कि सभी धर्म इस्लाम सहित वो ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। आहा, ईश्वर तक कल 3 लोगों को पहुंचाया गया हम्म? श्रीनगर में। अब इसमें आप ये मत कहिएगा कि धर्म है कि अधर्म है और ईश्वर है कि अल्लाह है। ये सब चीज़ें जो लाएंगे ना तो फिर क्या है कि रोया दुखने लगेगा हाँ परम पूजनीय सरसंघ चालक का। जी। फिर तीसरा यह है कि साहब इस्लाम तो अच्छा है लेकिन कुछ मुसलमान खराब है। वो वही वाली बात फंडामेंटल दिक्कत। है, टेररिस्ट्स आर नॉट मुस्लिम्स, वो हाँ वाली फिलोसफी। ठीक है ना। फिर चौथा है कि यदि मुसलमानों को उनके साझा पूर्वजों के बारे में बताया जाए तो वे हिंदुओं के साथ एका कर लेंगे। ठीक है सर। 4। फिर 5वां है कि कांग्रेस ने मुसलमानों का दुरुपयोग किया है, वो मुसलमानों को वोट बैंक की तरह उपयोग में लाती है। हम हम स्कॉलरशिप देंगे। मुसलमानों को हम मुसलमानों को मनुष्य की तरह ट्रीट करेंगे। सर 2 ठो बाकी वो भी बता ही दीजिए, कलेजा जो है छलनी हुआ जा रहा है। सूफी सहिष्णु मुस्लिम होते हैं। उफ, छठा। जाइए चादर चढ़ाइए मोदी। और ये जो मुसलमानों की गेटो मेंटालिटी यानी समूह में घुस के रहने वाली जो मानसिकता है उसके लिए मुस्लिम नेता जिम्मेदार है। ओ, तो अब ये सप्त सिद्धांत आपको पूरे आचरण में दिखाई पड़ते हैं या नहीं दिखाई पड़ते हैं मुझे बता दीजिए, फिर मैं आगे चलूं। सप्त सिद्धांत तो दिखाई पड़ते पड़ते हैं, लेकिन आशुतोष जी का इसी से रिलेटेड सवाल आ गया है। और जब आप बता रहे थे क्या टाइमिंग है इस सवाल की, इसलिए मैंने ले लिया। इट इज नॉट हैपनिंग बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट इज टेकिंग बैक द माले गनीमत फ्रॉम कश्मीरी मुस्लिम्स। योर व्यूज? कौन सा ले लिया भाई वापस? तो लगातार देते ही जा रहे हैं। कोई लिया हो तो बता दो हमसे। अरे कितना स्कॉलरशिप दीजिएगा, बिहारी भाषा बोले तो और कितना दे दे अभी। सर ये दिल जीतने की परंपरा की जो शुरुआत हुई है जो भाजपा में, संघ के ये सप्त सिद्धांत जो आपने एक्सप्लेन किए, सर आप एक आपको पता है फंडामेंटल वाला आपका एक एक इन्होंने चूंकि बात ये कह दी, आपको बिहार की जनसंख्या कितनी है? बिहार की जनसंख्या लगभग 11 करोड़। और जम्मू कश्मीर की कितनी है? मुश्किल से करोड़ होगी, हम्म? मुश्किल से 1 करोड़ के आसपास होगी। वो भी नहीं देखो होगी, डेढ़ कम ही है। डेढ़ 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 1.5 करोड़। करोड़, डेढ़ डेढ़ करोड़, करोड़ 1.5 पौने 2 करोड़। ठीक है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ग्रांट बिहार को मिलता है हम्म। वो
पूरे देश को ग्रांट जो मिलता है उसका 3.4% है, और जो जम्मू कश्मीर को मिलता है वो 10% है। विश्वास जी तो नीति कितनी खुश। देखिए मेरे चेहरे पे सर, आप देखिए माले ये माले गनीमत वो ले रहे हैं कि आप उनसे वापस ले रहे हैं, समझा दीजिए आपने मुझको। जब ये कहा ना, मेरे चेहरे पे कितनी मुस्कुराहट, मतलब अंदर से खुशी थी कि हम तो विश्वास जीत ही लेंगे एक न एक दिन वो। सबका विश्वास, सबका विश्वास, और खास तौर से जम्मू कश्मीर का विश्वास, कश्मीर भी, वो भी नहीं, कश्मीर घाटी का विश्वास। कश्मीर घाटी, हाँ जम्मू जम्मू तो अलग ही है, जम्मू को तो अनाथ ही बना के रखा गया है। वो तो शुक्र है कि कम से कम लद्दाख उससे अलग हुआ, जो पीड़ित था, शोषित था, दबा कुचला था। मैं तो लद्दाख वालों को अलग ही श्रेणी में रखता हूँ। खैर, अब सप्त सिद्धांत आपने बताया सर, मेरा एक निवेदन है, स्वीकार कीजिए, ये फंडामेंटल आप संघ के दफ्तरों में भिजवाया कीजिए, क्योंकि मेरे दर्शकों को आपको, आप आप जो ऐसा करें, ये सप्त सिद्धांत जो है इसको आप एक पैम्फलेट छपवा लें और जी उसको आप घूम ही रहे हैं उत्तर प्रदेश में और बिहार हाँ में, घूम तो रहे हैं। और वहाँ सारे जितने भी उनके कार्यालय हैं उसमें आप कर दें, जिससे स्वयं सेवकों को तो पता चले कि उनके आदर्श सप्त सिद्धांत क्या है। उनको तो बेचारों को पता ही नहीं। वो तो क्या है कि वो संघ के जो वेबसाइट पे जो लिखा हुआ है कि संघ जो है वो हिंदू धर्म की, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना के लिए काम करेगा, वो तो उसमें जी रहे हैं बेचारे। उनको सप्त सिद्धांत हाँ, की जानकारी ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि मुसलमान भी हिंदू है। आज इस एपिसोड के बाद संजय सर, मैं दावा करता हूँ संघ के एक किसी न किसी पदाधिकारी का मुझे फोन आएगा, और वो आएगा कि आपने संजय जी को बुला करके इंटेंशनली संघ की जो है इमेज खराब करने का प्रयास किया। और मैं उनको, इसके पहले वो कॉल आया, मैं पहले ही बता दूं कि हाँ एक्चुअली मेरे दिमाग में ये चीजें थी कि मैं संजय सर से वही चीजें बुलवाऊंगा जो सत्य है। अब अगर सत्य से आपको समस्याएं हैं, तब तो आपका भगवान मालिक है और इस देश का भगवान मालिक है। आप कहें तो जो आरएसएस की मूल अवधारणा है वो उनकी वेबसाइट खोल के मैं पढ़ दूं। आज संजय सर जो है ना, आप दंगा कहें करेंगे। तो, आपके पास समय हो तो मैं ये भी कर सकता हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। नहीं मुझे, मेरे दर्शकों के पास और मेरे पास समय ही समय है इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि क्योंकि जो हो रहा है कश्मीर में, अभी तो सॉल्यूशन निकलते भी नहीं दिख रहा है। आपने जिस प्रकार से वो बात कही कि वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी समय ही समय है, लखीमपुर जैसे ही होगा, मगर 150-200 लोग मारे जाते हैं बंगाल में सुप्रीम कोर्ट के पास, चूंकि आपने उस पर शो भी कर दिया, हो सकता है अजीत भारती के बाद आपके पीछे आ रहे हो। नहीं ये नहीं एक समझ, नहीं, मैं वो क्या बोलते हैं वो शब, अ, शब्दों की गरिमा। नहीं, क्या वो क्या कौन सा अधो स्थान के गुच्छों की बारे बात नहीं करता मैं। अच्छा, चलिए ठीक है। तो क्या है कि वो मूलाधार में चले जाते हैं, हम थोड़ा सा ऊपर रहते हैं। ये संजय सर आपके लिए सवाल आ गया। जाने से जी। पहले मैंने सोचा था 30 मिनट आपसे लेंगे, लेकिन आपका तो एक्सप्लेनेशन भी ऐसा होता है, कम से कम 40 मिनट तो बनता बनता है। क्या brethren are being awakened coming out of the हीन भावना, but the thing is scared of repercussions। तो भाई तो क्या करें आप, डर के भी बच जाओगे क्या? जिन्होंने जिन्होंने वो बच्ची को अडॉप्ट कर लिया, मुस्लिम बच्ची को, वो बच गई क्या? या जिन्होंने, जो दूसरे थे दीपक चंद जी जो मारे गए, जिनको अलग करके मारा गया, उनके भाई तो कह रहे थे कि भाई मेरे भाई ने तो मस्जिद और मदरसे बनवाए। हाँ, अब बताइए कितना काफिराना काम है कि आपने मस्जिद मदरसे बनवाए लेकिन कलमा नहीं पढ़ा, फायदा क्या तो हुआ? वो नजिस हो गए मस्जिद और मदरसे जो हाँ, आपने बनवाए। आपका पर्स ऐसा था, बिल्कुल। हराम का था, वो नजिस हो गए। आपने जो है वो एक बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। गुनाह है अजीम। गुनाह अजीम हो गया, और समझते ही गुनाह नहीं है। अजीम, और गिनाह अजीम की सजा अब तो सरतन से जूता के बजाय पॉइंट ब्लैंक रेंज से एकदम। अच्छा सर, एक बात लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, ये कह रहे थे कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, लेकिन खुद कागज देख के मारा है। योर टेक ऑन दैट। तो इन्होंने ये कब कहा कि हम कागज नहीं देखेंगे? अच्छा अच्छा, हाँ ये वाला तो इन्होंने कहा नहीं था, सॉरी 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 सर।
सर आज आपके नजर में अब इतनी सारी आलोचना होगी, एक लॉन्ग टर्म कोई सोल्यूशन है आपके नजर में? किसका? ये सब कुछ जो हो रहा है देश में, खास करके कश्मीर को लेकर के, कोई लॉन्ग सच टर्म बोलना सॉल्यूशन? आरंभ करें तो हो जाएगा सोल्यूशन। सच बोलना तो आरंभ करें, सच ही नहीं बोलते। तो मेरे ख्याल से आपने बिहार यदि वाला बदल के 3% वहां कर दे और बिहार को 10% कर दे तो ज्यादा बेहतर होगा। ये तो नीतीश बाबू से बोलिए ना, नीतीश बाबू से कहिए कि वो अपने बिहार को ही कहें कि उसको डिक्लेयर करते हैं और उसका एक लेजिस्लेशन ले आए कि बिहार जो है अब पर्वतीय क्षेत्र के रूप में जाना जाएगा, बस काम हो जाएगा। ये बात भी सही है, लेकिन सच बोलने से, क्योंकि सच तो आप बोल ही रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, कई और लोग भी बोल रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि सच लोगों तक नहीं पहुंच रहा, लेकिन सच जानने के बावजूद फाइनली डिसीजन मेकिंग का काम तो सरकार का है, तो वो तो देखिए जयपुर जा क्या है रहे कि हैं। अब अभी जो सच बोलने वालों की संख्या जब एक क्रिटिकल मास के ऊपर हो जाती है ना, तब सुनना पड़ता है। अरे भाई मैं तो कह रहा हूँ, मुझे तो और किसी के नहीं, आप तो और स्वयं सेवकों को एजुकेट कर दीजिए, उनको सबको दो, एक तो ये सप्त सिद्धांत और साथ में जो आरएसएस का जो उनका विजन डॉक्यूमेंट और जो उनका विजन स्टेटमेंट और मिशन स्टेटमेंट, दोनों साथ साथ रख के प्रेषित कर दीजिए, हो जाएगा काम। ये भी सही है। चलिए, तो अब हम इसको समापन की तरफ लेके जा रहे हैं, और चूंकि दर्शकों के मैंने सवाल नहीं लिए, लेकिन एक दो फटाफट सवाल। दुनिया को निजाम मुस्तफा से बचाना है, ऐसे बचा लीजिएगा, मस्जिद बनवा के, वहां मैडम बनवा रही है, मुस्लिम को अडॉप्ट कर रहे हैं, और आप निजाम मुस्तफा से आप बना रहे हैं या बचा रहे हैं? कमाल कर रहे हैं यार। एक काम कीजिए आप लोग, मेरी ट्विटर आईडी फॉलो करेंगे, संजय सर के सारे दिन भर के ट्वीट वहां पे रिट्वीट होते हैं, और उसके बाद जो है संजय सर का जो है ना ट्विटर आईडी फॉलो करके उसका नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। क्यों बोल रहा हूँ, इमीडिएट न्यूज मिलते हैं ना वहां पे। और सर, क्योंकि सर का लाइव तो रात में होता है, लेकिन उसके पहले जो पूरा ये है ना शेड्यूल और सारी चीजें जो है, क्या आज टॉपिक सर पकड़ने वाले हैं, अंदाजा लग जाता है मोटा मोटी। तो आप लोग ट्विटर पे संजय सर को फॉलो कीजिए, बड़ा मजा आएगा, मजेदार जवाब होते हैं, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना कि अभिषेक को ही सिर्फ मजा मिले, आप लोग को भी मिलना चाहिए। फंडामेंटलिस्ट है ना, इसलिए। फंडामेंटलिस्ट है, कमाल है, आपने शब्द के मायने जो है बदल दिए हैं लिबरलों के लिए। अच्छा सर, इससे बड़ा गजब का चीज आया है कि कोई शो वो लोग कर नहीं रहे हैं कश्मीर पे, जो तमाम वो उस तरह के चैनल हैं, कह रहे हैं कि भाई फाइनली ये कैसे साबित करें कि जिसने गोली मारी थी वो एक महान मैथमेटिशियन था या फिर गरीब हेडमास्टर का बेटा था, वो वाला एंगल अभी तक शायद मिला नहीं। जो भी हो, उसका डीएनए तो समान ही था ना। निसंदेह सर, डीएनए और सर पूजा पद्धति अलग अलग भले थी, हाँ, डीएनए तो समान ही था। लेकिन थे वो असली हिंदू, और पूजा पद्धति अलग होने से क्या होता है, लेकिन असली जो है हिंदू वही थे। तो हिंदू ने कमाल हिंदू है को सर, मारा, क्या समस्या है? क्या समस्या है? तो ये बात भी आप लिबरल यही तो लोग तो सुन बंगाल ही में रहे भी होंगे। यही हुआ था ना, डीएनए साइन था, हिंदू हिंदू को मार रहा है, क्या समस्या है? पर चलने से पहले सुप्रीम कोर्ट पे थोड़ा सा बता देंगे कि सुप्रीम कोर्ट इस कंफ्यूजन में, कल तो योगी जी पे बड़ा बरसे है भाई, ए योगी जी बताइए, तुरंत एक्शन में आ गया। वहां पे 150 पीआईएल पेंडिंग है बंगाल को लेकर के, अब तो कश्मीर वाला भी आया, पता नहीं मंडे को सुप्रीम कोर्ट की नींद खुलेगी नहीं खुलेगी, दिखेगा कि नहीं कि सवाल चल। ही नहीं पैदा होता, आप तो करके देख लेना कश्मीर वाली। वो तो सर आप इतना इंटरनेशनल इशू श्योर है। शॉट क्यों रहते हैं? क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट को फॉलो करते हैं। अच्छा अच्छा, हमको लगा कि आपको फंडामेंटल के बारे में ठीक ठीक जानकारी है। फंडामेंटल लॉ के भी तो फंडामेंटल जानते हैं ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, आज हमारे साथ संजय सर जुड़े थे और ये महत्वपूर्ण जानकारियां इसलिए थी, लेकिन सर ने लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन में बस इतना ही कहा कि सच बोलना शुरू कीजिए। तो जाइए, ट्विटर पे टैग करके लिखिए। सच बोलने से ये जो आपके, जिनको आपने सत्ता में आपने अधिकार दिए हैं, आप जब सच बोलेंगे तो उनके ऊपर दबाव बनता है, और जब आप उनके छद्म गढ़े हुए, उनके गढ़े हुए जो आपके छद्म मुहावरे उनके हैं,
उनको आप जब फॉलो करने लगते हैं मास्टर स्ट्रोकवादियों की तरह, तो दबाव आप पर बनता है, तो आपको उन पर दबाव बनाना है ना। चलिए, मैं लॉन्ग टर्म में एक बात कहूंगा। इस वक्त देश में एक कुरान के जानकार मुख्यमंत्री हैं जो कहते हैं वो कयामत का दिन कभी नहीं आएगा। तो मेरे नजर में लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन और एकमात्र सॉल्यूशन फिलहाल वही है। उत्तर प्रदेश में हमारा कार्यक्रम जयपुर डायलॉग्स के साथ चल ही रहा है, यूपी डायलॉग्स, और ग्राउंड रिपोर्टिंग लोकेश, सौरभ द्विवेदी और मैं खुद कर रहे हैं। बड़े इंटरेस्टिंग कुछ बाइट कल आप लोग को मिलने वाले हैं। हो सकता है जयपुर डायलॉग्स के आप ट्विटर हैंडल पे भी देखें, और मेरे चैनल पे तो आप देखेंगे ही देखेंगे, वहां पे देखेंगे। यूपी का ओपिनियन पोल 2-3 दिनों के अंदर हम लेके आएंगे, क्योंकि अब मेरा लगभग लगभग इस बार पूर्वी यूपी और पश्चिमी यूपी दोनों हमने कवर कर लिया है, थैंकफुल टू आवर टीम, थैंकफुली। और संजय दीक्षित सर का उसमें बहुत बड़ा रोल है, बहुत सपोर्ट किया है इन्होंने। तो चलिए, वो तो खैर, लेकिन वो अभिषेक तिवारी शो पे पहले नहीं है। ओपिनियन पोल सबसे पहले जो आएगा वो जयपुर डायलॉग्स पे ही आएगा, एक विस्तृत रूप से। वो जब संजय सर के पास समय होगा, क्योंकि संजय सर का 7 दिन का शेड्यूल होता है और उस हिसाब से वो काम होता है। संजय सर, आप ने हमारे दर्शकों आप को आप इतना, आप आप हमें बता दें तो हम उसके हिसाब से शेड्यूल कर लेंगे, उसमें क्या समस्या है। वो तो हम कर ही लेंगे। आ, आपने हमारे दर्शकों को जो फंडामेंटल का ज्ञान दिया और कश्मीर को लेकर के, उसके लिए बहुत बहुत आभार। उम्मीद है दर्शक लाभान्वित हुए होंगे, और सच बोलना सीख लीजिए, बेहतर होगा। ये मत कहिएगा मेरे दर्शक से, मैं इतनी उम्मीद करता हूँ, हुजूर माई बाप हमारी गलती क्या थी, क्योंकि गलती संजय सर ने समझा। ठीक है सर। धन्यवाद सभी दर्शकों नमस्कार। को। जय हिंद, वंदे मातरम।